Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the first lecture of Alternating Current. बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे आरएमएस और एवरेज करंट को, और आखिरी में देखेंगे बच्चों एलसीआर सर्किट्स के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझने के लिए कि आखिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो बच्चों अब तक जो हम लोगों ने देखा था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें क्या होता था कि जैसे एक रेजिस्टर मान लीजिए कनेक्टेड होता था अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, देन व्हाट यूज्ड टू हैपन, एक करंट एस्टैब्लिश होता था इन द सर्किट, और हम लोग देखते थे कि हमेशा जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, इट वाज यूनिक, है ना, मतलब कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता था वाया द एक्सटर्नल रेजिस्टर। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज देखते थे कि जो मैग्नीट्यूड है करंट का है ना, वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता था। यहां पर ऑलमोस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि विथ टाइम क्या होता है कि ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट जो है रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, बहुत माइन्यूट सा बदलाव आता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत करंट में फ्लक्चुएशन आता है, पर हम लोग उसे ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं ना। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ रेजिस्टर और इन एनी अदर एलिमेंट चेंजेस ऑल्टरनेटली, द करंट इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उससे डिफरेंट क्या हो सकता है कि डायरेक्शन जो है ना, वो जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है, ऐसे एलिमेंट्स में या फिर इंडक्टर ले लीजिए, उनमें अगर करंट की डायरेक्शन पलटती रहे, कभी जाए ए से बी, कभी जाए बी से, है ना, यहां पर ए और बी में क्या कह रहा हूं, उन एलिमेंट्स के एंड पॉइंट्स को कह रहा हूं, तो उस केस में जो है जो करंट आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जो स्पेसिफिकली साइनोसॉइडली वेरी करते हैं विथ टाइम। फॉर एग्जाम्पल I is equal to I naught sin omega t plus phi. This is an example of alternating current. तो बच्चों जिस करंट को हम लोग देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, वो क्या है, I is equal to I naught sin omega t plus phi, है ना। इसका ग्राफ अगर बनाए ना, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाए, तो वो कुछ ऐसा आएगा, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, तो ये ऑब्वियस है कि ये अपनी वैल्यू को क्या करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। तो वही लिखा है कि द करंट रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, है ना, और इस टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को a कह रहा हूं, तो a के बाद जब ये पॉइंट b आ रहा है ना, a से b तक जो है क्या क्या हम लोगों ने चेंज देखा है इस करंट में। पहले ये क्या हुआ, ये 0 से बढ़ा, पॉजिटिव हुआ, एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच करा, फिर वहां से वापस से इसकी वैल्यू कम हो गई और फिर 0 हो गई वैल्यू। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, है ना, इसीलिए करंट को यहां पर नेगेटिव से शो करा गया है। अब करंट में नेगेटिव साइन लगाने का मतलब क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, पलट गई। फिर वो नेगेटिव मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मैक्सिमम करंट को रीच करा, फिर वापस से वो क्या होने लगा, मैग्नीट्यूड वाइज घटने लगा, और करंट की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद फिर से बिहेवियर आप देखिए डिट्टो वैसा ही हो रहा है जैसा अभी अभी हुआ ए से बी तक का। तो इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि किन्हीं दो इस तरीके के पॉइंट्स को अगर हम लोग देख लें, जैसे ए और बी, यहां से यहां तक के टाइम को अगर हम लोग देखें तो इसे टाइम पीरियड कहेंगे। उसी तरीके से अगर मैं सी और डी को देखूं, तो सी से डी ये जो टाइम लगा है ना, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, टाइम इंटरवल, है ना, टाइम पीरियड कहेंगे। ये जो इंटरवल है इसको टाइम पीरियड कहेंगे, क्योंकि इतने देर में ये वापस से जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। और वैल्यू को सेम तरीके से रिपीट होना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि करंट सी पे 0 है, बी पर भी 0 है, डी पर भी 0 है और ए पर भी 0 है, लेकिन सी और बी के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग टाइम पीरियड नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहां पर कि ये पूरी तरीके से रिपीट नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली अगर रिपीट करना है तो सी के बाद वो अगला टाइम कब आएगा, डी पर आएगा, है ना। तो वही देखिए बच्चों यहां पर लिखा है कि द करंट इज पॉजिटिव फॉर हाफ द टाइम पीरियड एंड इज नेगेटिव फॉर द रिमेनिंग हाफ पीरियड, है ना, यहां पर एक डिसिप्लिन भी मेंटेन्ड होना चाहिए। दिस मीन्स इट्स डायरेक्शन रिवर्सेस आफ्टर ईच हाफ टाइम पीरियड, है ना, हर हाफ टाइम के बाद डायरेक्शन को रिपीट होना पड़ेगा। ये कंडीशन है ऑल्टरनेटिंग करंट की। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज आई नॉट, है ना, यहां जो मैक्सिमम करंट आया उसको क्या कह रहे हैं, आई नॉट, विच इज कॉल्ड द पीक करंट या फिर करंट का एम्पलीट्यूड।
टू गेट साइनोसॉइडली वेरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट वी नीड अ सोर्स। और ये हम लोगों ने देख रखा है, आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, जिसका एक और नाम होता है एसी डायनामो। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ईएमएफ क्रिएट हो रहा था वो कैसा था, साइनोसॉइडल। तो उन सारे डिवाइसेस का हम लोग यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। और हम लोगों ने देखा था कि ऑल्टरनेटिंग ये जो एसी जनरेटर है उसमें क्या करना पड़ रहा था, हम अरे को घुमाना पड़ रहा था, है ना। मतलब उसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एंड रिजल्ट क्या था, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है इंस्टेंटेनियस एंड आरएमएस करंट। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या हुआ, जैसे अलग अलग टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट की वैल्यू अलग अलग है, मतलब करंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है ना इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर ये जो आई है वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए बच्चों वही यहां पर लिखा है कि दिस इक्वेशन गिव्स द इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी इंस्टेंट टी। द करंट चेंजेस विथ टाइम, समटाइम्स इट इज पॉजिटिव एंड समटाइम्स इट इज नेगेटिव। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी, इंस्टेंटेनियस करंट की। अब बच्चों देखते हैं कि एवरेज करंट है ना, एवरेज करंट या फिर इसका एक और नाम होता है मीन करंट, उसको किसी टाइम इंटरवल 0 से t के लिए किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो बच्चों आप मेरे को ये बताइए कि हम लोग एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते थे। जैसे मान लीजिए कि हमारे को ये पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो v है और वो टाइम डिपेंडेंट है ना। तो अगर हमारे को एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड डिफाइन करना होता था तो हम लोग किस तरीके से करते थे, आपको याद होगा एवरेज स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। और टोटल डिस्टेंस क्या होता था, वो होता था एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना। तो यहां पर v स्पीड है तो 0 से t टाइम तक, है ना, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं किसे, v को इन टर्म्स ऑफ t, तो ये क्या बन जाता था, ये बन जाता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसको मैं किससे डिवाइड करता था, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t, मतलब टोटल टाइम टेकन। तो आपको याद होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसी तरीके से देखिए एवरेज करंट या फिर मीन करंट को भी सिमिलरली उसी तरीके से डिफाइन किया गया। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़ रखी है ना। जैसे यहाँ पर v हम लोग यूज करते थे वो क्या होता था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरीके से यहाँ पर I यूज कर रहे हैं जो कि इंस्टेंटेनियस करंट। बाकी सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहे है ना यूजिंग I की कौन सी इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, उसका इस्तेमाल करके अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज करंट निकालना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म किया गया है। यहाँ पर आई नॉट जो है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dt था फ्रॉम 0 टू t, जो कि सिंपली क्या बन जाएगा, जो कि सिंपली बन जाएगा t। क्लियर है ये बात। तो यहां पर देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस में रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ये देखिए बहुत सिंपल इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ये रह गया बेसिकली। और किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में। तो साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ दैट थिंग। और यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओमेगा टी भी है अंदर, तो इसीलिए ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब कॉस ऑफ समथिंग आता है तो उसमें जब लिमिट भरते हैं ना, तो उसमें अगर एक लिमिट 0 रहती है तो आपको केयरफुल होना होता है, क्योंकि कॉस के केस में जब यहां पर आप t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 5, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास आई एवरेज की ये वैल्यू आ गई। अब आप सोच रहे हो कि क्या इसे याद रखना है, बिल्कुल भी इसे याद नहीं रखना है, ठीक है। बस जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग एवरेज करंट निकालते हैं, बस वो प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जरा देखिए कि अगर एक टाइम पीरियड के लिए अगर हम लोग बात करें, है ना, एक टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल टी, है ना। और उस केस में हम लोग जानते हैं कि ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉल टी की वैल्यू क्या रख दें, कैपिटल टी रख दें, विच इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो हम लोग देखिए क्या हासिल कर पा रहे हैं, यहां पर आ जा रहा है कॉस 2 पाई प्लस 5 माइनस कॉस 5, लेकिन कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 5 तो कॉस 5 ही होता है। तो बेसिकली आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो ये कोई बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं है, ये आना भी चाहिए था, क्योंकि जैसे कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि किसी भी एक टाइम इंटरवल की अगर आप बात करें, मान लीजिए कि मैं यहां से लेकर के इसे ए कह दे रहा हूं,
है ना, और इस पॉइंट को बी कहते रहो। तो इस दौरान की अगर आप बात करेंगे तो जितना पॉजिटिव में एरिया है उतना ही एरिया नेगेटिव में है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता और हम लोग ए और बी के बीच में अगर हमसे पूछा जाता कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग बोलते कि भाई ए और बी के बीच में हम लोग देख पा रहे हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ कितना है, ओवरऑल 0 है ना। तो हम लोग कह सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 आएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो उसी तरीके से यहां पर जो है एवरेज करंट भी कितना आ रहा है ओवर अ टाइम पीरियड, वो तो 0 ही आएगा। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि फॉर अ टाइम पीरियड हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। लेकिन एक और बड़ा मजेदार रिजल्ट आता है और वो ये है कि इफ वी टेक द एवरेज ओवर अ लॉन्ग टाइम, है ना, जब टी जो है वो क्या हो, बहुत ज्यादा हो, द वैल्यू ऑफ आई एवरेज, आई के ऊपर इस तरीके से अगर बार लगा होता है ना, मतलब ये आई एवरेज बता रहा है, तो आई एवरेज विल बी द सेम एज फॉर वन टाइम पीरियड। जितना एक टाइम पीरियड के लिए आंसर आ रहा है ना, वही आंसर कब आएगा, जब हम लोग लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करें। तो ऐसा किस लिए है, आइए देखते हैं। दिस कैन बी इजिली सीन फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 ये रही, है ना। एज कोसाइन ऑफ एन एंगल मस्ट रिमेन बिटवीन प्लस माइनस 1, द न्यूमरेटर हैज अ फाइनाइट वैल्यू। आप देखिए जो ओवरऑल जो ये डिफरेंस है इन दोनों कोसाइंस का, वो क्या होगा। अब कॉस की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता है, तो न्यूमरेटर जो है वो तो फाइनाइट है। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में टी का टर्म है। अब अगर हम लोगों ने ऑलरेडी टी को बहुत ज्यादा ले लिया तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है वो तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो वही यहां लिखा है कि इफ टी इज लार्ज द डिनोमिनेटर इज लार्ज, और फिजिक्स में लार्ज का मतलब आप समझ ही रहे, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एवरेज करंट है इट विल टेंड टू 0, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि एवरेज करंट की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है इन केस ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन, है ना। अब लेकिन देखिए इंस्टेंटेनियस करंट आई जो है इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव एट अ गिवन इंस्टेंट, लेकिन एक टर्म है जो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और वो क्या है, आई स्क्वायर। आई की पावर 4 भी पॉजिटिव रहेगा, आई की पावर 6 भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आई स्क्वायर को हम लोग अभी फिलहाल वॉच करने वाले हैं। उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको बहुत जल्दी समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों हम लोग निकालते हैं आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ओवर अ टाइम पीरियड, है ना। तो तरीका तो वही रहेगा बिल्कुल कि किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना है, जैसे आई का एवरेज निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम 0 to t और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to t, है ना। तो इस बार अगर आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो बस आई के बदले हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, आई के बदले यहां पर हम लोग आई स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर तो बड़ा ही सिंपल है, वो तो कैपिटल टी बन गया, है ना। कैपिटल टी यहां पर क्या है, टाइम पीरियड है। अब जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला टर्म है ना, हमें पता है कि हम लोगों ने आई की वैल्यू क्या ली है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 ये लिया था। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और बाहर क्या है, बाहर तो डी टी है ना। तो अब देखिए क्या क्या कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, टी कांस्टेंट है वो बाहर ही है, आई नॉट स्क्वायर वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। अब हम लोगों को याद है एक फॉर्मूला, कौन सा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी आइडेंटिटी का एक्चुअली यहां पर यूज करा गया है। आप देख सकते हैं यहां पर कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 को क्या लिख दिया गया, इसको यहां पर लिख दिया गया हाफ टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। तो अब देखिए बच्चों यहां पर क्या आ गया, 1 dt का इंटीग्रेशन t और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 dt, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले तो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 ओमेगा टी था, तो इसीलिए यहां पर डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा का फैक्टर भी आ गया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करें ना, 0 से t यहाँ पर लिमिट रखनी थी, तो जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो ये जो हमारे पास आया वो क्या आया, ये आया आई स्क्वायर का एवरेज। क्लियर है ये बात। तो आई स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू आई वो कितनी आ गई, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और इस वैल्यू को बच्चों कहते हैं मीन स्क्वायर करंट। अब अगर इसके ऊपर हम लोग एक रूट लगा दें, है ना, दोनों तरफ ही अगर हम लोग लगा दें क्या, रूट लगा दें,
तो क्या बन जाएगा वो, और वो क्या कहलाएगा? अब वो कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। और इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आरएमएस करंट, ठीक है। और साथ ही साथ इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है वर्चुअल करंट। तो बच्चों, जिससे हम लोग आरएमएस करंट या फिर वर्चुअल करंट कह रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टू द करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना। वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? आई आरएमएस से, जो कि क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ किसका? आई स्क्वायर के एवरेज का, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई नॉट अपॉन रूट 2। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो मीन स्क्वायर करंट है वो कितना था? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर इसका रूट ले लेंगे तो वो तो आई नॉट अपॉन रूट 2 ही तो आएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, अगर हम लोग ऊपर के डिराइव्ड रिजल्ट्स को देखें और ग्राफिकली एनालाइज करें, तो मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल लिया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का। तो उस केस में आई स्क्वायर कितना आ जा रहा है? वो आ जा रहा है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर मैं आई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो रही है? आई नॉट स्क्वायर। और हम लोगों ने अभी अभी देखा कि अगर मैं 0 से टी टाइम, है ना, मतलब कि एक टाइम पीरियड तक को अगर मैं वॉच करूं, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं यहां पर कि अगर यहां पर करंट जो है वो वेरिएबल नहीं होता और उसकी वैल्यू क्या होती, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती? वो होती हमेशा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो भी इक्विवेलेंट होता वो। मतलब कि अगर मैं इस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की अगर बात करें ना, एक 0 से लेकर के टी टाइम तक, मतलब 1 टाइम पीरियड के लिए अगर मैं इस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की बात करूं, तो वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा? वो बच्चों बराबर आएगा एरिया अंडर दिस आई स्क्वायर वर्सेस टी टाइम के ग्राफ के, है ना, ओवर दिस टाइम, है ना, टाइम टी। तो हमें यह समझ में आ गया कि एवरेज का सिग्निफिकेंस यहां पर क्या है? एवरेज किसका? आई स्क्वायर के एवरेज का, जो कि कितना है? आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो इसीलिए यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर एक टाइम पीरियड के लिए रिप्लेसमेंट लें तो वो क्या आ जा रहा है? आई नॉट स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर बहुत लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले लें, है ना, तो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका एवरेज जो है वो क्या आएगा? ऑलमोस्ट आई नॉट स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, है ना। क्योंकि हर एक इस तरीके के पोर्शन के लिए, हर एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि एवरेज वैल्यू क्या है? वो है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो अगर मैं इस पूरे टाइम के दौरान के लिए देखूं, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे ग्राफ को रिप्लेस किया जा सकता है किससे? आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इस कांस्टेंट करंट से, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा था कि अगर हम लोग यहां पर लिमिट जो है 0 से कैपिटल टी के बजाय, है ना, 0 से स्मॉल टी तक लेते, सच दैट की टी क्या है? टी इज वेरी लार्ज इंटरवल, है ना। टी जो है वो बहुत लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम है। तो उस केस में आप देखिए कि जो ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं, टी है एक और एक है साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो दूसरा टर्म है ये तो कैसा टर्म होता? फाइनाइट टर्म होता। सारी चीजों की वैल्यू जो है वो फाइनाइट है यहाँ पर, है ना। न्यूमरेटर भी जो है वो भी एक छोटी सी वैल्यू है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि टी जो है वो क्या हो जाता? वो तो बहुत लार्ज हो जाता। तो बहुत लार्ज वैल्यू के सामने ये जो फाइनाइट वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती। तो ये जो पहला टर्म है उसके सामने ये जो है टेंडिंग टू 0 हो जाता। तो अगेन आप देखिए कि जो एवरेज आता है ना, आई स्क्वायर का एवरेज आता, वो क्या आ जाता? आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हम लोग इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं? हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि द इक्वेशंस फॉर मीन स्क्वायर करंट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट आर डिराइव्ड फॉर 1 टाइम पीरियड, लेकिन दे आर ऑल्सो वैलिड इफ द एवरेज इज कैलकुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बच्चों, इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट को डील करा, उसी तरीके से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी हम लोग डील कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर V को लिख दूं V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो यहां पर V हमें क्या बताएगा? यहां पर V हमें बताएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बारे में। अब अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें ना, एवरेज V का निकालें, तो ओवर अ साइकिल हम लोग देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। और सिमिलरली हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग मीन स्क्वायर वोल्टेज ओवर अ साइकिल निकालें तो वो कितना आ जाएगा? V नॉट स्क्वायर बाई 2, है ना, एक डायरेक्ट रिजेम्बलेंस है। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं बच्चों कि जो RMS वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, उसको हम लोग कहेंगे RMS वोल्टेज या फिर वर्चुअल वोल्टेज, और उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? सिमिलरली V नॉट अपॉन रूट 2, है ना।
तो अब बच्चों समय आ गया है कि हम लोग सिग्निफिकेंस समझे, है ना, कि क्या सिग्निफिकेंस है आरएमएस करंट का और आरएमएस वोल्टेज का। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है ना, जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक एसी सोर्स है जिसकी वजह से करंट क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अक्रॉस द रेजिस्टर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर भी वैलिड रहेगा, है ना, तो यहां से V कितना आ जाएगा, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब जरा देखिए बच्चों कि अगर मैं थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द रेजिस्टर निकालूं ड्यूरिंग द टाइम टी टू टी प्लस डी टी, तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में, है ना, dt टाइम के इंटरवल में हम लोग करंट को तो ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर उस छोटे से टाइम इंटरवल में मैं हीट निकालूं कि कितना डेवलप हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, है ना, याद होगा आपको पुराना फॉर्मूला। तो यहां पर अगर मैं आई की वैल्यू रख दूं, क्या थी आई की वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो देखिए यहां पर अपना जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। अब हम लोग जानते हैं कि डी टी टाइम तक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए टोटल हीट या फिर थर्मल एनर्जी डेवलप निकालना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं कीपिंग द लिमिट 0 टू कैपिटल टी, है ना, जहां पर कैपिटल टी मैंने क्या लिया है, कैपिटल टी मैंने लिया है एक टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप देखिए कि इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, यहां से इंटीग्रेट करने पर देखिए ये वापस से बन जा रहा है आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। तो बच्चों यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास आया। हमने ये देखा कि अगर ये वेरिएबल करंट जो है ना, ये जो वेरिएबल ऑल्टरनेटिंग करंट है, अगर वो 0 से लेकर के टी टाइम तक अगर हम उसे ऑब्जर्व करें, तो उसकी वजह से उस रेजिस्टेंस में कितनी हीट डेवलप हो रही है, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। तो इस एक्सप्रेशन को देख करके हम लोगों को क्या क्लिक कर रहा है, हमें ये क्लिक कर रहा है कि अगर वो करंट वेरिएबल ना हो करके, है ना, अगर वो करंट वेरिएबल ना हो करके क्या होती, अगर वो एक कांस्टेंट होती, सच दैट कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती, I इज इक्वल टू आई आर एम एस, तो भी क्या होता, उस टी टाइम के दौरान उतनी ही हीट डेवलप होती जितनी अभी हो रही है। तो वही यहां लिखा है 10, इफ वी पास अ कांस्टेंट करंट आई आर एम एस थ्रू द रेजिस्टर, इट विल प्रोड्यूस द सेम थर्मल एनर्जी, है ना, बिल्कुल सेम हीट डेवलप होगी इन अ टाइम पीरियड एज दैट प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑल्टरनेटिंग करंट आई पासेस थ्रू इट। और इसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिमिलरली अ कांस्टेंट वोल्टेज VRMS applied across a resistor produces the same thermal energy as that produced by the voltage V is equal to V naught sin omega t plus 5। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो IRMS है ना, जिस तरीके से IRMS होता है I नॉट बाय रूट टू, उसी तरीके से VRMS भी क्या होता है, वो होता है V नॉट बाय रूट टू, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया वो अगेन टी टाइम के लिए आया, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए आया। बट दीज स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो वैलिड इफ वी कंसिडर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा हम लोगों ने अभी कई बार देख रखा है। The alternating voltage and the alternating current are generally measured and mentioned in terms of their RMS values। तो मतलब कि ये एक तरीके से हमारे को पहचान बताती है ना, जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर कोई करंट है उसकी IRMS वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है ओवर अ टाइम पीरियड, है ना। तो एक तरीके से जो RMS वैल्यूज है उनसे हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि क्यों हम लोग RMS वैल्यू, है ना, इस पे जोर डालते हैं, क्योंकि एवरेज में क्या दिक्कत थी, वो तो कैसा भी करंट हो, है ना, कैसा भी उसका आई नॉट हो, उसकी एवरेज वैल्यू तो क्या आ रही थी, 0 ही आ रही थी। लेकिन आरएमएस वैल्यू के साथ ऐसा नहीं है ना, जितनी ज्यादा आई नॉट की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आरएमएस वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच्चों, व्हेन वी से दैट द हाउसहोल्ड सप्लाई इज 220 वोल्ट एसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो में आरएमएस वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट, लेकिन पीक वैल्यू इसका मतलब क्या हो जाएगी, वो इसका भी √2 टाइम्स हो जाएगा, जो कि लगभग 311 वोल्ट आता है। चलिए तो बच्चों, अब हम लोग एक आसान सा सवाल करते हैं। सवाल है, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I नॉट T अपॉन टाउ फॉर सम टाइम, कैलकुलेट द आरएमएस करंट फॉर द पीरियड T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू टाउ। तो हमें पता है कि अगर मुझे IRMS करंट निकालना है ना, तो IRMS करंट बेसिकली क्या होता है,
वो होता है अंडर द रूट ऑफ आई स्क्वायर की भी एवरेज वैल्यू, है ना। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग आई आर एम एस स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना। तो आई आर एम एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, ये टाइम है टाउ, है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टाउ के बदले मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर टाउ लिख दिया। लिमिट है 0 से लेकर के टाउ। तो ये बेसिकली मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। तो चलिए पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आई की वैल्यू है आई नॉट टी बाई टाउ। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा डी टी, और पूरे को डिवाइड करना है किससे, टाउ से, और लिमिट है 0 से लेकर के टाउ तक। तो देखिए यहां पर अपने पास आई आर एम एस का स्क्वायर ये कितना आ जा रहा है, कांस्टेंट क्या क्या हो गया हमारे पास, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर टाउ की पावर 3 आ जाएगा, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टी क्यूब बाय 3, और उसमें अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टाउ क्यूब अपॉन 3, है ना। तो ये क्या बन गया, टाउ क्यूब से टाउ क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब अगर आई आर एम एस स्क्वायर आ गया तो यहां से आई आर एम एस निकालना बहुत आसान है, वो क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा, आई नॉट अपॉन रूट 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, आई आर एम एस इज इक्वल टू आ गया आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 3। ऑल राइट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट आर द मीन एंड आर एम एस वैल्यूज फॉर हाफ साइकिल फॉर द करंट फॉर विच द ग्राफ हियर शोज इट्स वेरिएशन विथ टाइम। और देखिए ये हमारे को ग्राफ दे रखा है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 से लेकर के टी टाइम तक, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट कैसे हो रहा है, ये माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट की तरफ जा रहा है, और बिल्कुल बीचों बीच, है ना, यहाँ पर टाइम क्या है, t/2 है। t/2 टाइम पर जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, और इस तरीके से लगातार ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे को ये तो समझ में आ रहा है कि अगर फुल साइकिल के लिए बोला गया होता तो एवरेज वैल्यू क्या आती, 0 आती, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितना एरिया नेगेटिव है उतना ही एरिया पॉजिटिव भी है। तो इसीलिए सवाल में ऑलरेडी क्या पूछ दिया गया कि आप हाफ साइकिल के लिए बताइए, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं किसी हाफ साइकिल को उठा लूं, है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं इस हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए जो एवरेज वैल्यू है ना, जो मीन वैल्यू है वो कैसी आएगी, वो आएगी पॉजिटिव, है ना। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, है ना। सिर्फ मैं इतने से पोर्शन को एनालाइज करना चाह रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ यहाँ पर बनाना चाह रहा हूं, और मैं सिर्फ इतने से पोर्शन को देख रहा हूं, है ना। तो अगर इतने से पोर्शन को देख रहा हूं तो यहाँ मैंने इस तरीके से ये वाला पोर्शन दिखा दिया, है ना, और यहाँ पर ये जो एरिया है वो मैं एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एरिया हो कितना जाएगा, ये हो रहा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है t/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हाइट कितनी है, हाइट तो देखिए आई नॉट है ना। तो हमारे को ये मिल गया कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो कितना है, आई नॉट टी अपॉन 4। क्लियर है ये बात। तो ये मैं आपको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से मीन करंट या फिर एवरेज करंट निकाला जा सकता है। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ आया। अब हम लोग एवरेज करंट किसे कहेंगे, हम लोग एवरेज करंट उस करंट को कहेंगे जिस वैल्यू के हिसाब से क्या होता कि अगर वो करंट बिल्कुल यूनिफॉर्म रहती, कांस्टेंट रहती और इतने देर तक फ्लो करती, तो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या आना चाहिए था, उस केस में बिल्कुल सेम आना चाहिए था। तो यहां पर उस करंट को मैं मान लीजिए आई एवरेज कह दे रहा हूं, तो मैं क्या बोल दूंगा कि दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू आई एवरेज मल्टीप्लाइड बाय ये जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, वो है t/2। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास आई एवरेज इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, t से t कैंसिल आउट, 2 2 4 होता ही है, तो ये आ गया आई नॉट अपॉन 2। तो इस तरीके से देखिए हम लोग ग्राफिकल मेथड से बड़े आराम से लॉजिकल तरीके से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को बच्चों ये समझ में आया कि अगर मैं ऊपर वाले हाफ साइकिल को लूं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि करंट की एवरेज वैल्यू प्लस आई नॉट बाई 2 आएगी, और वही अगर नीचे वाली साइकिल को लूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आई नॉट बाई 2। इस एवरेज वैल्यू को निकालने का क्या कोई और तरीका था, बिल्कुल था। आइए उस तरीके को भी देखते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं मेथड नंबर 2, है ना, किसके लिए, मीन करंट के लिए, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। मुझे पता है कि आई एवरेज
ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और मुझे कब से कब तक के लिए चाहिए, मुझे हाफ साइकिल के लिए चाहिए, है ना। तो मतलब 0 से t/2 और यहां पर भी लिमिट में रखूंगा 0 से t/2। पर सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये है कि मुझे आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफिकली तो पता है, लेकिन मेरे को इसकी इक्वेशन नहीं पता है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले यहां पर इक्वेशन डिराइव करनी होगी, है ना। तो चलिए इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं यहां पर इससे ए कह रहा हूं, इससे बी कह रहा हूं, मैं इस ए बी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस ए बी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पर i है। उसके अलावा हम लोग इसका स्लोप कितना कह सकते हैं, तो स्लोप होता है बेसिकली tan थीटा, है ना। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं इसे थीटा कह रहा हूं तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी है 2i0, है ना, क्योंकि ऊपर i0 नीचे माइनस i0, तो ये 2i0 हो गया। तो 2i0 डिवाइडेड बाय बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा कैपिटल टी, तो ये हो गया अपॉन कैपिटल टी। एक्स एक्सिस पर टाइम है तो मैंने यहाँ पर टी लिख दिया, प्लस अब कांस्टेंट c जो है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब t की वैल्यू 0 है तब i की वैल्यू कितनी है, माइनस i0, तो यहाँ मैंने माइनस i0 लिख दिया। तो हमारे पास i क्या आ गया, फाइनली i आ गया 2i0 t अपॉन कैपिटल T माइनस i0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को उठा करके यहां पर रख सकते हैं। तो जब ये काम करेंगे, ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, मीन करंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास। अब चलिए हम लोग जरा इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहला टर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2i0 अपॉन टी डी टी माइनस अगला टर्म हो जाएगा i0 dt, और यहां पर भी इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगा दिया। और इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t/2, जो कि सिंपली हो जाएगा t/2। लिमिट हर जगह क्या होगी, 0 से t/2 होगी, है ना। तो आइए देखते हैं कि पहला टर्म क्या बन जाएगा। पहला टर्म हमारा बन जाएगा 2i0 अपॉन टी, तो एज इट इज आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ t dt बन जाएगा t²/2, तो पहले मैं 2 को यहां लिख देता हूं। अब t² में लिमिट भर देते हैं, तो ये हो जाएगा t² अपॉन 4 माइनस अगला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i0 t/2। और इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, इस पूरे को डिवाइड करना है कैपिटल T अपॉन 2 से। तो आप देखिए यहां पर t से एक t गया, फिर यहां पर के t से ये t भी चला गया और ये t भी चला गया। अब 2 इधर से भी गया, इधर से भी गया और इधर से भी गया, फिर यहां पर 2 2 जा 4 होता ही है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस i0/2। अब ये माइनस i0/2 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी कब से कब तक की, 0 से लेकर के t/2 तक की। तो उस समय तक तो ये क्या रहा, नेगेटिव रहा, इसीलिए जो एवरेज वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस i0/2, है ना। अगर हम लोग अगले हाफ की बात करते तो वो ऑब्वियस है कि वो क्या आ जाता, पॉजिटिव i0/2। तो देखिए मैंने आपको दो अलग अलग तरीके से एवरेज वैल्यू निकालना सिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आरएमएस वैल्यू की, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग IRMS के लिए डायरेक्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, IRMS, है ना। IRMS का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I² dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। और हमारे को लिमिट कहां से कहां रखनी है, 0 से रखनी है t/2 और इधर भी रखनी है 0 से t/2। तो यहां पर i की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब i का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 2i0 t अपॉन कैपिटल T माइनस i0। इस पूरे का क्या करना है, हमारे को स्क्वायर करना है, स्क्वायर dt 0 से कैपिटल T/2 तक, और डिवाइड करना है किससे, डिवाइड हमें करना है यहाँ पर t/2 से। तो ये क्या दे देगा हमें, IRMS का स्क्वायर दे देगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए बच्चों किस फॉर्मेट में है, ये समथिंग के स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 2i0 t अपॉन कैपिटल T माइनस i0 होल टू द पावर 3, और यहां पर इसे डिवाइड किससे करेंगे, अपॉन 3 से करेंगे। और साथ ही साथ हमारे को 2i0 अपॉन t, इससे क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो यहां लिख देते हैं 2i0 अपॉन t, तो t आ जाएगा न्यूमरेटर में, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, और इसमें लिमिट अभी पुट करनी है कहां से कहां तक, 0 से t/2। और डिनोमिनेटर में देखिए इसके अलावा और क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास
कैपिटल टी बाय 2 भी है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं कि सिंप्लीफाई होकर के ये क्या बनेगा। सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि t से ये t कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं और लिमिट पुट करते ही अपने को क्या मिल जाएगा, IRMS का स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले t बाई 2 पुट करते हैं, तो जैसे ही इसमें t बाई 2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, है ना। तो पहला टर्म तो हो गया 0। अब उसमें क्या घटाएंगे, अब जब t की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ, ये वाला टर्म 0 हो गया लेकिन बच क्या गया, माइनस I0। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास अगला टर्म माइनस I0 की पावर 3 अपॉन 3, और नीचे क्या है यहाँ पर देखिए I0 है, तो हमारे पास अगला टर्म ये आ गया, है ना। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से देखिए अपने पास IRMS की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई I0 अपॉन √3, है ना। तो ये देखिए बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम लोगों ने RMS वैल्यू निकाल ली है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एन AC वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V0 प्लस V1 cos ओमेगा t, व्हाट इज इट्स RMS वैल्यू फॉर 1 साइकिल। तो देखिए ऐसे किसी भी केस में हमारे को बिल्कुल बेसिक्स से स्टिक करना होगा, है ना। जैसे कि हमारे को पता है कि VRMS का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है V स्क्वायर का एवरेज, मतलब कि V स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, है ना, 1 साइकिल की बात की है, डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो ये हमारे को क्या दे देगा, ये हमारे को दे देगा VRMS का स्क्वायर, है ना। तो अब हमें V का एक्सप्रेशन पता है, V क्या है, V0 प्लस V1 cos ओमेगा t। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V0 प्लस V1 cos ऑफ ओमेगा t, और इसका करना होगा हमारे को स्क्वायर, फिर लिखेंगे dt, और लिमिट है 0 से कैपिटल T तक, और इसे डिवाइड कर देंगे किससे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग कैपिटल T से, है ना। तो देखते हैं यहां पर क्या बन जाएगा। देखिए बच्चों, यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा V0 स्क्वायर प्लस अगला टर्म क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2V0 V1 cos ऑफ ओमेगा t, और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा dt, है ना। और यहां पर लगेगा इंटीग्रेशन का साइन 0 से t तक, और इस पूरे को हम लोग एज यूजुअल डिवाइड कर देंगे किससे, कैपिटल T से, है ना। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक टर्म को इंडिविजुअली डील करते हैं। एक टर्म आ जाएगा V0 स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू t, प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t dt अगेन फ्रॉम 0 टू t, और जो आखिरी टर्म है ना, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स V0 V1 cos ओमेगा t dt, अगेन लिमिट क्या होगी 0 से t तक, और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है किससे, कैपिटल T से। तो चलिए मैं सबके साथ यहाँ पर कैपिटल T और कैपिटल T यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले VRMS का स्क्वायर, है ना, ये लिख दिया मैंने LHS में। राइट हैंड साइड में देखिए सबसे पहले ये जो पहला टर्म है ना, इसको अगर मैं देखूं अगर, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि V0 स्क्वायर अपॉन कैपिटल T, ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ V0 स्क्वायर अपॉन कैपिटल T, और अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, और लिमिट 0 से t, मतलब ये बन गया सिंपली ये V0 स्क्वायर ही बन गया। तो मैं यहाँ से t को गायब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि अगला टर्म क्या बन जाएगा। अगला टर्म बन जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल T और इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, ठीक है। और आखिरी टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ V0 V1 अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ओमेगा t dt, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल T तक, ठीक है। तो बच्चों एक चीज को लेकर के इस एक्सप्रेशन में हम लोग प्रिटी क्लियर है, वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ओमेगा t dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, ये आ जाना है 0। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए cos का जो ग्राफ होता है ना, cos के ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि ओवर अ टाइम पीरियड, अगर ओवर अ टाइम पीरियड की बात करें तो एवरेज वैल्यू क्या आती है, 0 आती है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ओमेगा t dt, ये हो गया एरिया अंडर द ग्राफ। तो एक टाइम पीरियड के लिए बात करें
तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला टर्म तो क्या बन जाएगा, सिंपली 0, है ना। तो बच्चों अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बस इतना छोटा सा हो गया है ना। VRMS का स्क्वायर बराबर फिलहाल हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया V0 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। तो बच्चों अब मैं चाहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल T की वैल्यू निकालना। मैं ये वैल्यू एक्चुअली निकालना चाह रहा हूं, तो इसको लेटस से कि मैं y कह दे रहा हूं। तो मैं किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, y की। और y मैंने क्या माना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल T, और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 1 अपॉन, मतलब डिवाइड कर रहा हूं मैं t से, है ना। तो मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 अपॉन t, तो एज इट इज आ ही जाएगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को मैं और क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी dt, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसीलिए मुझे यहां पर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, और लिमिट मैंने 0 से कैपिटल T यहां पर लगा दी। अब देखिए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, अब 2t है ना, 2 को मैंने बाहर ले लिया, और ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां तक, 0 से t तक, है ना। और उसमें क्या ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी dt, और ये भी कहां से कहां तक, 0 से t तक। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी dt अगेन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, है ना। एक टाइम पीरियड में इस तरीके का कोसाइन का फंक्शन जो है उसका रिजल्ट क्या आना है, 0 आना है, तो ये तो गायब हो गया, है ना। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2t, और इधर क्या आ जाएगा, 0 टू t तक का इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना। तो ये बन जाएगा सिंपली t, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हाफ। तो मतलब हम लोगों ने जैसे y कहा था उसकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों कि आप इस रिजल्ट को हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt, है ना, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल T तक, डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, हाफ आती है ना। और सिर्फ यही एक्सप्रेशन नहीं, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt लें, है ना, फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, और डिवाइड कर दें इसे किससे, कैपिटल T से, तो ये भी हाफ आएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप इन सारे रिजल्ट्स को याद रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी। तो अब चलिए ऊपर चलते हैं जहां पर हम लोगों ने कैलकुलेशन छोड़ी थी। तो ये देखिए ये वाले टर्म की वैल्यू अब हमें समझ में आ गई कि हाफ आ गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, V0 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, VRMS का स्क्वायर आ गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि VRMS की वैल्यू अगर अपने को चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, सिंपली हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर एक अंडर रूट लगाना होगा। तो ये जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है यही क्या है, यही है बेसिकली VRMS। क्लियर है ये बात बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट बात हमारे को AC चैप्टर में याद रखनी है, वो ये है कि जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग यूज करते थे DC में टू मेजर करंट्स, है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड थे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। जैसे आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर याद होगा, है ना, वही तो हर जगह अप्लाई हो रहा था, चाहे वो एमीटर था चाहे वो वोल्ट मीटर था। तो यहां पर उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं टू मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका रीजन ये है कि यहां पर जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, जैसे कि अगर हाउस होल्ड की बात करें तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 50 होती है, मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड, इतना फास्ट चेंज होता है करंट। तो जब इतना फास्ट चेंज होता है तो पॉइंटर जो है ना, आप समझ पा रहे हो कि उतना फास्ट वो इधर उधर ऑसिलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि रियल लाइफ केसेस में फ्रिक्शन वगैरह भी तो होता है। तो जब तक वो सोचेगा हिलने का तब तक तो करंट की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, दे कैन मेजर मीन वैल्यू ऑफ करंट, जो कि ऑब्वियस है क्या रहेगा, 0 रहेगा फॉर AC। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पर काम नहीं आएंगे। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, दोज आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड दे रीड द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और EMF। और ये क्वाइट ऑब्वियस भी है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो हीटिंग इफेक्ट था उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि कौन सी वैल्यू निकल करके आती है,
आई आर एम एस का स्क्वायर है ना, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, वही तो हीट के बराबर आ रहा था। तो वहां से हमारे को आई आर एम एस स्क्वायर या फिर आई आर एम एस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में है ना, जब हम लोग यूज करेंगे ये जो मेजरमेंट के लिए जो डिवाइसेस होती है ना, या तो करंट को मेजर करें या तो ईएमएफ को मेजर करें, तो वो हमारे को क्या देंगी, वो हमारे को सिंपली आरएमएस वैल्यूज देंगी। क्लियर है ये बात? तो बच्चों इसी के साथ हमारे पहले लेक्चर का पहला पार्ट खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, काफी इजी लेक्चर था। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।